जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं बिजली का बल्ब कैसे जल जाता है, अर्थात विद्युत धारा जो है, विद्युत ऊर्जा है, वो कैसे प्रकाश में बदल जाता है। साथ ही साथ जब हीटर को हम इस्तेमाल करते हैं तो वह इतना गर्मी क्यों देने लगता है। इस तरह की बातों को आज हम लोग देखते हैं और विभिन्न प्रकार के यंत्र को देखते हैं। अगर इस प्रकार के यंत्र की बात करेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो हम लोग अगर देखें कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, तो इसका मैं सीधा साधा आगे संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि विद्युत धारा जो होती है वह आवेश का प्रवाह होती है, और आवेश के प्रवाह में जो है चालक पदार्थ के अन्य कण जो है रुकावट डालते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा कहिए वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाते हैं घर्षण की वजह से। अगर यह बात नहीं समझ में आया हो आपको, तो आप मेरा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वाला लेक्चर जरूर सुन लें। आइए हम लोग इसको देखते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर अगर आधारित उपकरण की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य तौर से ये 4 उपकरण हैं। पहला जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली का बल्ब, दूसरा हो जाएगा फ्यूज, ठीक है ना, और तीसरा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना, और चौथा हो जाएगा हीटर, ठीक है ना, जो बहुत अधिक गर्मी अर्थात उष्मा देता है। ये 4 है। इनका अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें कि ये किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल, किस नियम पर ये कार्य करते हैं, यानी इनका मूल सिद्धांत क्या है, तो ये हो जाएगा इनका विद्युत धारा का ऊष्मीय, ठीक है ना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है ना, ये सभी काम कैसे करते हैं, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर ये होते हैं। अर्थात ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता है, विद्युत धारा ऊष्मा में बदल जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब इनका अगर हम लोग ये सभी यंत्र क्या कार्य करते हैं, अगर हम लोग यह देखने की कोशिश करें तो इनका कार्य जो है वह यह है कि यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है ना, विद्युत, ठीक है ना, ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं कौन सा ऊर्जा, प्रकाश के साथ क्या, जैसे बल्ब प्रकाश देता है और हीटर क्या देता है, उष्मा, तो क्या हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है ना। ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। तो अगर हम लोग यह बात करें कि ये जो बल्ब है, हीटर है, आयरन है, फ्यूज है, ये सब क्या करते हैं, ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि यह ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। अगर बल्ब की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, पहले उष्मा फिर प्रकाश। अगर हीटर की बात करें, आयरन की बात करें, फ्यूज की, तो ये उष्मा पर आधारित होते हैं। अगर हम लोग यह बात करें कि यह ऊष्मीय धारा प्रभाव पर आधारित है और यह विद्युत धारा को उष्मा में और प्रकाश में बदलेंगे, तो इनके लिए आवश्यक शर्त कौन सी होगी, ठीक है ना, आवश्यक शर्त जो होगी कैसे ये बदलेंगे, इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो आवश्यक शर्त जो होंगे वो 2 होंगे। आपको हमेशा जो भी उपकरण इस तरह के बनाएंगे उसमें आप जो मेन कंपोनेंट अर्थात जिससे हम प्रतिरोध कह सकते हैं या जिससे हम विद्युत धारा को बहाएंगे, जो उसका मुख्य भाग है, जो अंग है जिससे विद्युत धारा बहेगी और जहाँ पर उष्मा में वो बदलेगी, वह अंग, वह पार्ट जो है उसका जो है प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोध है, ठीक है ना, वो प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोध जो है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च या अधिक आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए कि जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च या अधिक होना चाहिए। देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखते जो है ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन को बनाते हैं ना, तो वहाँ पर आप सीधी सी आप याद कर लेते हैं कि बिजली का बल्ब है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो उससे आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन वह स्कोर नहीं आ पाता है या उतना आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आप जो है ना उसको सीधे वे में रख लेते हैं। आप उसकी सिद्धांत वैज्ञानिक समझ जो है, एक सबसे पहले वैज्ञानिक टर्म को
फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टर्म को आपको व्यवहारिक रूप में समझना होता है और साथ ही साथ जो उसके वैज्ञानिक डेफिनेशन है और मूलभूत सैद्धांतिक जो बातें हैं उसको भी समझना पड़ेगा। बल्ब का, आयरन का, हीटर का, ये सब का मूल जो साधारण बात है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन इसमें जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का जो प्रयोग हुआ है अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे कि ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। साथ ही साथ अगर हम लोग यह देखेंगे कि यह क्या करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। ये दूसरा कंटेंट हो गया। तीसरा अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो तंतु अर्थात जो कुंडली और फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं उसका गलनांक ऊंच होना चाहिए और प्रतिरोध ऊंच होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके यह लागू होगा। अब कैसे होगा हम इसको एक यंत्र को बनाकर हम दिखाते हैं और फिर आपको समझाते हैं। अब आइए हम इसमें अगर हम लोग देखें, पहला अगर हम लोग देखें तो एक बल्ब को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस तरह की एक आकृति आप देखते हैं और ये बल्ब की संरचना है। इसमें दो तरह के आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रोड कहने का मतलब आप ये कहिए ना, दो तार, एक से गर्म तार अंदर से बिजली जाएगी और एक से निकलेगी, तो ये दो तार लगे हुए रहते हैं और इसमें इस तरह की क्या होती है, आकृति रहती है और इसमें जो इस तरह की लगी हुई रहती है। अब ये अगर हम लोग बात करें तो ये जो है हमारा ये कांच का बर्तन है, ठीक है ना, कांच का बर्तन, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन वगैरह गैस, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये है फिलामेंट, ठीक है ना। और ये फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। ये हमारा किसका हो गया, बल्ब की संरचना हो गया। अब है ये जो बल्ब की संरचना है, इसमें से और इसमें दोनों में तार जोड़ा जाता है, तो ये बल्ब की एक संरचना हो गया। तो आप जब भी अगर आप एग्जाम में अगर लिखते हैं तो सबसे पहले इसको आप टेबुलर मेथड में बनाकर लिख सकते हैं। आप एक में पॉइंट देकर ऐसे आप लिख सकते हैं। कभी भी अगर ये क्वेश्चन को लिखते हैं और किसी भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को, तो आप सबसे पहले इसका परिचय लिख सकते हैं। परिचय में बल्ब का क्या लिख सकते हैं, बल्ब एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, ठीक है ना। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये हमारा परिचय हो गया। दूसरा इसका हम क्या लिख सकते हैं, सिद्धांत। सिद्धांत क्या लिखेंगे, यह जो है ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तीसरा हम इसका क्या लिखेंगे, बनावट लिखेंगे, ठीक है ना, हम बनावट लिख देंगे। फिर बनावट में हम क्या लिखेंगे कि एक बल्ब की बनावट या संरचना आप लिख सकते हैं। बनावट में कांच का एक बर्तन होता है, उसके अंदर तांबे की दो तार से एक फिलामेंट जुड़ा रहता है जो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। टंगस्टन का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसको पतला तार इस्तेमाल किया जाता है और उसका गलनांक ऊंच होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ये हमारा उसकी बनावट हो गया। अब उसमें एक ये भी बात लिख सकते हैं कि इसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्यों निष्क्रिय गैस भरी रहती है, तो ये ऑक्सीडेशन से, यानी वह जलकर खत्म ना हो जाए, जलने से रोकने के लिए, फिलामेंट ना जले, ऑक्सीडाइज ना हो, इससे बचने के लिए होती है। तो ये हमारा बनावट हो गया। चौथा आप इसका उपयोग लिख सकते हैं। उपयोग कहाँ है, तो उपयोग का मतलब होता है कि हम लोग अपने घरेलू दैनिक कार्य में प्रकाश की प्राप्ति हेतु इसका उपयोग करते हैं। अगर इस तरह से अगर आप लिखते हैं ना एग्जाम में, तो आपका कोई भी जो भी व्यक्ति, जो भी शिक्षक कॉपी आपके चेक करेंगे ना, वो मजबूर हो जाएंगे 100% नंबर देने के लिए। आप क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं कि बल्ब में ये होता है, ऐसे होता है, और एक बार में आप 3-4 लाइन में ये सब कहानी खत्म कर देते हैं और इस तरह से बना देते हैं। तो आप इस तरह से फॉर्मेटिंग करके लिखें इसके क्वेश्चन को एग्जाम में, और इस तरह का एक फिगर बना दें और बातों को समझा दें, हो गया आपका आंसर कंप्लीट और 100% नंबर आ जाएंगे।
तो अब हम लोग ये बनावट समझ गए। अब ये इसमें अगर हम लोग एक बात को यहाँ पर इसको समझ लेते हैं और टंगस्टन को समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि टंगस्टन का जो है गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टंगस्टन का प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, ये थोड़ा कम होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि टंगस्टन का पतला सा वायर इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते होइएगा ये तांबे का तार होता है और ये पतला सा स्प्रिंग जैसी कुंडलित रचना होती है, इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो इसमें याद रखेंगे बल्ब के अंतर्गत टंगस्टन का फिलामेंट इस्तेमाल होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसके पतले तार का प्रयोग किया जाता है और इसका गलनांक उच्च होता है, अर्थात अधिक होता है। गलनांक का मतलब वह तापमान जिससे कोई ठोस गल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब है ये गलनांक क्यों अधिक होता है और ये कैसे जलना शुरू कर देता है, इसको समझते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं विद्युत धारा से, तो इससे विद्युत धारा इसमें जाती है और यहाँ पर ये जो है ना इसका प्रतिरोध अधिक हो गया है पतला तार इस्तेमाल करने से, इसलिए जो आवेश की गति है यहाँ पर आकर आपस में सब टकराती है, जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में मैंने बताया था। और यहाँ पर क्या होती है, उस घर्षण की वजह से ये क्या होता है, फिलामेंट तप्त हो जाता है, जलना आरंभ करता है। मतलब होता है, जलने का मतलब यहाँ है कि गर्म होकर तप्त होकर प्रकाश देना आरंभ करता है और फिर यह उदासीन तार से रिटर्न विद्युत आ जाती है। अब ये इसकी जलने की प्रक्रिया हो गई। अब इसमें है ये निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस भरने के पीछे जो रीज़न है, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप जो हम लोग वायु इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग जिस वायुमंडल में हैं उसमें O2 जो है 21% है। O2 मतलब ऑक्सीजन 21% है, N2 जो है 78% है। तो ये जो ऑक्सीजन है दहन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन किस क्रिया के लिए आवश्यक होता है, दहन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो अगर इसमें आप ऑक्सीजन अगर भर दीजिएगा ना, और ऐसा हवा भर दीजिए जिसमें ऑक्सीजन हो, तो क्या होगा कि जैसे ही ये गर्म होगा तप्त होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट जो है वो टूट जाएगा। इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि ये जो टंगस्टन है ना, ये भंगुर तार होता है। भंगुर जिसको अंग्रेजी में ब्रिटल कहते हैं, ठीक है ना, ब्रिटल कहते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है जानते हैं, ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो बहुत हार्ड हो लेकिन वह चोट पर लगने पर बहुत जल्दी टूट भी जाता है, उसी को हम लोग भंगुर कहते हैं। जैसे डायमंड हीरा भी होता है, भंगुर होता है, वो बहुत हार्ड है, धरती का सबसे क्या है कठोर पदार्थ है, लेकिन उसको छोड़िएगा या उस पर हथौड़ी से छोड़े वो चकनाचूर हो जाता है। शीशा आप देखते हैं ना, इतना मजबूत है आपका, लेकिन उसको अगर तोड़ दीजिएगा तो बहुत बुरादों में टूट जाता है। और तो इसी को हम लोग घटना को इसी को हम लोग भंगुर कहते हैं। तो ये टंगस्टन भंगुर होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति से ये क्या हो जाता है, जलकर टूट जाता है। तो ये टूट जाएगा तो ये बल्ब फ्यूज कहलाता है। वो बल्ब क्या हो गया, खत्म हो गया। फ्यूज का मतलब ही होता है गल जाना, ठीक है ना। तो ये फिलामेंट गल गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बल्ब काम का नहीं रहा, हमारा खराब हो गया। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर ऐसे गैस भरी जाती है जो निष्क्रिय है। आमतौर पर नया क्या होता है, आर्गन गैस होता है, ठीक है ना। तो आमतौर से आर्गन जैसे गैस जो होते हैं ना, उसको उसमें भर दिए जाते हैं। तो निष्क्रिय का मतलब ही होता है ऐसा गैस जो कोई क्रिया ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन के अलावा कोई भी गैस क्रिया नहीं करता, यानी दहन क्रिया वो नहीं करने देगा, जलने नहीं देगा। तो हम लोग इसको जलने से बचाने के लिए इसी को हम लोग रसायन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि ऑक्सीकरण से बचने के लिए बिजली के बल्ब में क्या किया जाता है, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, आदर्श गैस भर दी जाती है। तो आप समझ में आ गया, ठीक है ना। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ये हमारे जो 6 गैस है, इसी 6 गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं, नोबल गैस इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में, इसी को अंग्रेजी में एक और बोल सकते हैं इनर्ट गैस। तो ये जो 6 है ये हमारा निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कहने का मतलब यह किसी से क्रिया नहीं करते हैं। जस्ट लाइक एक बुढ़ा व्यक्ति है ना, वो चक्कर पकड़ नहीं करता है, लाल पीला देखकर इधर उधर नहीं भटकता है, मतलब वो इश्कबाजी में नहीं रहता है, लेकिन युवावस्था बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो ये सब जो है ऑक्सीजन वगैरह ना युवा
अवस्था में है, इधर उधर भागने की कोशिश और अफेयर वगैरह में जाने की कोशिश करता है, जबकि यह जो है निष्क्रिय गैस एक बुढ़ा की तरह है, सारी दुनिया से बस शांत स्वभाव का एकदम, ये कभी क्रिया नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए और बल्ब को समझ गए। और बल्ब का प्रयोग है कि हम लोग प्रकाश के प्राप्ति हेतु बल्ब का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम लोग इस बल्ब को समझ गए तो इस बल्ब को समझने की अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग क्या कर समझते हैं कि विद्युत आयरन को समझते हैं। तो विद्युत आयरन का मतलब हम लोग कपड़ा को जो इस्त्री करते हैं तो उसमें एक नीचे लोहे की प्लेट होती है और इस लोहे की प्लेट के ऊपर जो है ना नाइक्रोम का तार रहता है। क्या चीज़ का रहता है? नाइक्रोम की एक कुंडली लगी रहती है। और ये नाइक्रोम की अगर हम लोग बात करें ना तो नाइक्रोम में होता है निकेल होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है ना, मैग्नीज होता है और लोहा होता है। लोहा 26%, मैग्नीज 2% और ये क्रोमियम 12% और जो होता है निकेल 60% होता है। अगर आप यह बात आपसे पूछे कि बल्ब में कौन सा तंतु लगा रहता है फिलामेंट, तो टंगस्टन का होता है। आयरन और हीटर में आपसे पूछे कि उसमें क्या चीज़ का लगा रहता है, तो उसमें नाइक्रोम तार की कुंडली लगी होती है। फिर आपसे कोई पूछे कि नाइक्रोम तार जो है वह क्या है, तो एक मिश्र धातु है, एलॉय है। फिर किसका मिश्र धातु है, तो निकेल का है। निकेल 60% है, फिर है ना मैग्नीज 2% है, क्रोमियम कितने हैं 26% है, सॉरी लोहा 26% है और क्रोमियम 12% है। यानी इसमें लोहा और निकेल का क्रोमियम का मुख्य रूप से मिश्रण है। और ये मिश्र धातु जिसको हम लोग कहते हैं एलॉय कहते हैं, तो इसका है। अब ये इसकी क्या विशेषताएं हैं अगर आपसे कोई पूछे नाइक्रोम की, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है और इसकी जो गलनांक है दोनों बहुत अधिक होता है। अब जैसे ही इस कुंडली से विद्युत धारा दी जाती है तो यह जो इसकी गलनांक बहुत अधिक है तो बहुत गर्म भी हो जाएगा, तो क्या होगा, ये गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और प्रतिरोधकता अधिक है अर्थात यह विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत तीव्र से रुकावट डालेगा और जितना ज़्यादा रुकावट यानी प्रतिरोध पैदा करेगा उतने ही विद्युत धारा अन्यावेश के प्रवाह में रुकावट होगी और घर्षण होगा और विद्युत धारा किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, ये ऊष्मा देता है, ठीक है ना। यही संरचना और यही बनावट आपका किसमें लगा हुआ रहता है, आपका ये आप कह सकते हैं आयरन हीटर में भी। तो आयरन और हीटर की दोनों की बनावट एक ही होती है। फर्क यही है कि हीटर में आपको प्रकाश लेना होता है तो ऊपर लोहे की पट्टी नहीं लगी रहती है और यहाँ कपड़ा को आयरन करना रहता है तो इस नाइक्रोम के नीचे क्या होता है, एक लोहे की पट्टी लगी हुई रहती है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से नाइक्रोम की कुंडली अधिक ऊष्मा देकर क्या करता है, हमको गर्मी देने का, प्रकाश ऊष्मा देने का काम करता है और इसे हम लोग वांछित कार्य करते हैं। तो ये हम हो गया। इसको भी आप कहिएगा कि इस सिद्धांत पर हम कैसे लिख पाएंगे, तो हम परिचय लिखेंगे आयरन या हीटर का कि यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। फिर सिद्धांत क्या लिखेंगे कि यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फिर बनावट में हम यही बात कर देंगे, जो जो इसमें लगा रहता है उसको हम कर देंगे। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बनावट आयरन का लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि एक लोहे के प्लेट के ऊपर नाइक्रोम की एक कुंडली लगी रहती है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो लोहे के प्लेट को यह गर्म कर देता है। अगर हम हीटर की बात करें तो हीटर में हम लोग लिख सकते हैं कई प्रकार के बनावट है। सैद्धांतिक रूप से जो हम लोग बात करेंगे वो लिख सकते हैं कि कांच के ये चीनी मिट्टी के खांचों में नाइक्रोम की कुंडली लगी रहती है, ये वाला बात आप लिख देंगे। ऐसे हो गया। तो ये सब बनावट और उपयोग क्या है, उपयोग तो समझ ही रहे हैं हमसे ज़्यादा, तो आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम आप क्या कर सकते हैं कि हम किसको देख लिए और समझ गए, हम लोग समझ गए आयरन और हीटर को समझ गए। अब आते हैं फ्यूज को समझते हैं, ठीक है ना। फ्यूज को थोड़ा सा अच्छा से हम लोग समझते हैं। ये फ्यूज जो क्या करता है, ये फ्यूज आपका करता है अति भारण, ठीक है ना, अति भारण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है ना। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। ये दो घटना से शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं लघु पथन,
ठीक है ना। ये दोनों का क्या मतलब है ये समझ लीजिए, ठीक है ना। आवश्यकता से अधिक, क्षमता से अधिक, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक नहीं, क्षमता से अधिक, ठीक है ना, अधिक धारा का परिपथ से बहना, ठीक है ना, ये हो गया। और लघु पतन का मतलब क्या होता है, गर्म तार तथा उदासीन तार, ठीक है ना। देखिए तार, ठंडा तार हम लोग बोल देते हैं, ठंडा तार अलग होता है, ऐसे ठंडा तार इसी को बोलते हैं, भू तार अलग होता है, ठीक है ना। उदासीन या जिसको हम लोग बोलचाल में ठंडा तार का आपस में सट जाना, ठीक है ना, ये होता है लघु पतन, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या होता है कि गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाते हैं, और इसके सटने के, ये गर्म तार है और ठंडा तार है, आपस में सटने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाती है, तार जल जाता है। क्यों? चूंकि धारा अधिक बढ़ जाती है, प्रतिरोध घट जाता है, बस ऐसा होता है, उतना इंटरनल नहीं जाएंगे। ये हो गया। अति भारण क्या हो गया, अति भारण का मतलब है कि तार की जितनी क्षमता है उससे अधिक उसे विद्युत धारा चला जाता है। कभी कभी आप घर पर बैठे हुए हैं ना, आपके जो ग्रिड होते हैं, ग्रिड मतलब जिस जहाँ से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गाँवों में, वहाँ जहाँ पर जेई साहब बैठे हुए रहते हैं, ऑफिस होती है, बिजली ऑफिस जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ से आपके एरिया में जो डोमेस्टिक वायरिंग है, जो आपके घर में बिजली जाती है, वो 220 वोल्ट जाती है। कभी कभी वो क्या करेंगे कि धोखा से अगर मान लीजिए कि 500, 400, 300 वोल्टेज चला गया, तो उसकी क्षमता से अधिक चला गया, तो ये इस जो है ओवरलोडिंग जैसे ट्रक पर ओवरलोडिंग होता है, उसी तरह से समझ लीजिए कि तार पर ओवरलोडिंग यानी बिजली अधिक, उसकी क्षमता से अधिक जाना। तो ये दोनों केस में फ्यूज आपको क्या करता है, बचाने का काम करता है। अब सवाल है कि ये जब फ्यूज दोनों केस से बचाने का काम करता है, तो ये है फ्यूज क्या, ये किस खेत के मूल्य है, आइए देखते हैं इसको हम लोग फ्यूज क्या होता है। अब ये जरा गौर से समझिए कि इस तरह से है, हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हमारा एक बोर्ड है, ठीक है ना। इस बोर्ड में हमारा क्या है, एक गर्म तार और एक ठंडा तार आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक गर्म तार है ये और एक ठंडा तार है, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि एक हमारा ये बल्ब है, ठीक है ना। देखिए कैसे फ्यूज हमको ये रक्षा करता है, ठीक है ना, एक बल्ब है। अब इसे ये हमारा गर्म तार है और ये ठंडा तार है, जिसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये दोनों तार हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है ना, इसका जो तार है इसके एक सिरे से और इसका एक सिरे से, यानी गर्म तार और ठंडा तार, उदासीन तार हमने दोनों जोड़ दिया, तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल वायरिंग हो गया। अब इसी बोर्ड में आप देखेंगे कि फ्यूज लगा रहता है। तो फ्यूज क्या होता है कि यहाँ पर एक जो होता है ना, आपका एक, हम लोग ऐसे भी एक पतला सा तार निकाल कर बांध देते हैं, है ना, और ऐसे भी बना हुआ भी फ्यूज आता है मार्केट में, रेडीमेड भी। तो आप एक पतला सा तार यहाँ पर आप इस्तेमाल कर देंगे। अब ये पतला सा जो तार होगा, ये जो होगा ये पतला है, ठीक है ना, इसकी जो है ना ये पतला तार होता है। तो ये पतला होने से क्या हो जाएगा, इसका जो है ना प्रतिरोधकता अधिक होता है, यानी प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध अधिक होता है, अर्थात यह विद्युत धारा को ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा में बदल देगा। और इसका दूसरा क्या होता है ना, गलनांक जो होता है ना वह कम होता है। गलनांक का मतलब बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रतिरोध को, ये क्या होता है, फ्यूज को बनाया जाता है। तो ये पतला होने से इसका प्रतिरोधकता अर्थात प्रतिरोध अधिक होता है, और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगर आप विद्युत धारा नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर इतनी मैं आसानी से समझा रहा हूँ, तो आप 1 बाई 1 करके मेरा शुरू से अंत तक लेक्चर सुनिए। 1 बाई 1 एक स्टेप के बाद दूसरा मैंने बताया है, आवेश से शुरू करके मैं यहाँ तक आया हूँ, उसको आप देखिए और तब फिर यहाँ आप आइए। अब यहाँ हम ये दोनों शर्त देख लिए, तो होता क्या है कि विद्युत धारा इससे बह रही है। अब अगर इनकेस अगर आवश्यकता से, क्षमता से अधिक विद्युत धारा आ गई, तो क्या होगा कि जितनी इसकी क्षमता है उससे अधिक आ गया, तो ये तार जो है चूंकि गलनांक कम है और प्रतिरोध अधिक है, तो यहाँ ऊष्मा खुद उत्पन्न होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपका टूट जाएगा स्वतः। और ये टूट जाएगा तो यहाँ सर्किट टूट गई, यानी परिपथ भंग हो गया, टूट गया, तो आगे धारा जाएगी ही नहीं, तो आपका बल्ब क्या है, नहीं जलेगा।
दूसरा परिस्थिति इसको ओवरलोडिंग कहेंगे। दूसरा आप परिस्थिति ये देख सकते हैं कि इस पर क्या हो गया है आपका कि यहाँ पर दोनों तार किसी न किसी तरह से बहुत सारे तार गया है। अगर मान लीजिए कोई और दूसरा उपकरण का तार गया है, ये दोनों गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट गया, तो ये शॉर्ट लगेगा। तो ये शॉर्ट जैसे ही लगेगा ना तो ये जल जाएगा, ठीक है ना। और ये जल जाएगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये परिपथ टूट जाएगा। तो फिर आगे लगे उपकरण जो है ना उसमें अब आगे धारा नहीं जाएगी। तो फिर बहुत सारे जितने भी उपकरण या जो भी बल्ब टीवी सीडी लगा हुआ है, ऐसी तैसी जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है बच जाएगा आपका। तो इस प्रकार से अगर हम लोग फ्यूज को देखें तो यह एक प्रकार का सुरक्षा यंत्र है कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सुरक्षा युक्ति कह सकते हैं। तो विद्युत फ्यूज एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति का मतलब क्या होता है, जो सुरक्षा से बचाए, मैंने घटना से बचाए। कौन कौन, अतिभारण और शॉर्ट सर्किट, दो घटना से बचाने का काम करता है। अब ये बात को समझ गया। फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक कम होता है, ये भी समझ गए। अब एक अति महत्वपूर्ण ये भी समझ लीजिए यहाँ पर, इस फ्यूज को आप एक तार में जोड़े हैं तो एक तार में जोड़ना प्रतिरोधों का समूहन कैसा कहलाता है, श्रेणी क्रम में। तो फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब अगर हम लोग ये बात करें कि यह फ्यूज किस किस से बना होता है, तो यह तांबा और प्लस टीन। देखिए फ्यूज तो अगर हम लोग व्यवहारिक में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो घर में वायरिंग होती है, एक पतला तार तांबा का निकाल कर लगा दिया जाता है, हो गया फ्यूज, मार्केट से बन। लेकिन बैटरी इन्वर्टर आता है आपका, बहुत सारा दूसरा जो है, उस समय फ्यूज जो होते हैं ये स्टैंडर्ड फ्यूज लगते हैं और आमतौर से तांबा और टीन का बनते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे रिसर्च हो गए और अन्य भी पदार्थों का, तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप यह याद रखेंगे। तो तांबा और टीन का बनता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सुरक्षा है। तो आप फिजिक्स से जुड़ी हुई, फ्यूज से जुड़ी हुई कितनी बातें को देख लिए। फ्यूज क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह किन किन दो धातुओं का मिश्र धातु है ये, तो तांबा और टीन का है, ठीक है ना। और इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो अधिक होती है। इसका गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। यह आमतौर से किस तार में जोड़ा जाता है, तो गर्म तार में जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये किससे बचाता है हमको, तो लघु पठन यानी ओवरलोडिंग से। फिर और क्या, शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओवरलोडिंग और लघु पठन का अंग्रेजी हो गया शॉर्ट सर्किट, और ओवरलोडिंग का हिंदी हो गया अतिभारण। तो अतिभारण लघु पठन अर्थात ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि आप विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सभी यंत्रों को भी समझ गए होंगे और इससे जुड़ी हुई बातों को भी समझ गए होंगे। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।